भारत में क्विक कॉमर्स मार्केट में हो रहे तेज विस्तार को देखते हुए निवेशक इन कंपनियों में बड़ा निवेश कर रहे हैं। क्विक कॉमर्स कंपनी जेप्टो को हाल ही में करीब 5556 करोड़ रुपए की फंडिंग मिली है। इसके अलावा स्विगी भी आईपीओ के जरिए $450 मिलियन जुटाने की तैयारी में है। वहीं अगले महीने फ्लिपकार्ट भी इस बाजार में कदम रखने जा रही है। क्विक कॉमर्स में बढ़ते निवेश और प्रतिस्पर्धा के बीच माना जा रहा है कि ब्लिंकिट, इंस्टामार्ट जैसी दूसरी बड़ी कंपनियों के बीच अब डिस्काउंट की जंग भी शुरू हो सकती है। सर, क्विक कॉमर्स कंपनी अपना मार्केट बढ़ाने के लिए और क्या कुछ कर सकती है? डिस्काउंट बढ़ेंगे। बहुत लंबे समय बाद हमें ई कॉमर्स में डिस्काउंट लौटे दिख रहे हैं, क्योंकि इससे पहले ई कॉमर्स में तो डिस्काउंट सब खत्म हो चुके हैं, कंपनियों की मोनोपोली स्थापित हो चुकी है। लेकिन अभी क्विक कॉमर्स के बाजार में 3-4 कंपनियां आपस में प्रतिस्पर्धा कर रही हैं। जैसे जेप्टो दिल्ली एनसीआर के बाजार में बड़ी कंपनी है और उसके पास फंडिंग भी आ गई है, तो इस बाजार में वो डिस्काउंट बढ़ाने की कोशिश करेगी, जिसका सीधी चुनौती ब्लिंकिट और इंस्टामार्ट को होगी, जो कि जोमेटो और स्विगी के ब्रांड हैं। इसके अलावा कंपनियां अब नई पूंजी के साथ डार्क स्टोर्स खोलने पर निवेश करने वाली हैं। अभी तक कंपनियां जिस व्यवस्था से काम करती हैं, कोई कॉमर्स कंपनियां, उसमें जो एग्जिस्टिंग रिटेलर्स का चेन है, वर्तमान जो रिटेलर्स की चेन है, उनके साथ काम करके और वो उत्पाद पहुंचाती हैं। लेकिन फ्लिपकार्ट एक नया मॉडल लेकर आ रही है, जिसमें वो डार्क स्टोर खोलेगी। डार्क स्टोर का मतलब है कि उनके अपने स्टोर्स होंगे, वो आमतौर पर वो फ्रेंचाइजी में किसी के साथ लिए जाएंगे, पर वो विशेष रूप से खास तौर पर फ्लिपकार्ट या जेप्टो या ब्लिंकिट के कस्टमर्स के ग्राहकों के लिए काम करेंगे और उन्हें वो सामान समय से और जल्दी आपूर्ति करेंगे। इसके साथ भारत में एक बड़ा बदलाव शुरू होने वाला है। ग्रॉसरी डिलीवरी को लेकर, क्विक कॉमर्स को लेकर एक नए तरीके का सप्लाई चेन और नए तरीके की के रिटेल नेटवर्क की तैयारी होने वाली है। और इसलिए लगातार ये कहा जा रहा है कि क्विक कॉमर्स जो दुनिया के अन्य देशों में सफल नहीं हुआ, वो भारत में सफल होता दिखाई दे रहा है। ई कॉमर्स की तुलना में, रेस्टोरेंट्स के ऑनलाइन रेस्टोरेंट्स की तुलना में क्विक कॉमर्स भारत में सफलता की बड़ी कहानी है। और इस बीच विश्व बैंक के एक ताज़ा अध्ययन में सामने आया है कि युवा और ख़ासतौर से ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं में कोरोना महामारी के दौर की बेकारी का खौफ अब भी बरकरार है। उसी खौफ की वजह से ये लोग कम वेतन पर काम करने को तैयार हैं। इन लोगों की ओर से वेतन की इच्छा घटने का एक बड़ा असर शहरी क्षेत्रों में उनके पलायन के मामले में देखने को मिल रहा है। नौकरी छूटने का डर और सामाजिक सुरक्षा की कमी के कारण शहरी क्षेत्रों में पलायन की इच्छा में 65% की कमी देखने को मिल रही है। सर, ये विश्व बैंक का आंकड़ा क्या कुछ बता रहा है? विश्व बैंक के आंकड़े ने बताया है कि कोरोना ने भारत का जो श्रम बाजार है उसे गहरे घाव दिए हैं, और वो घाव भरते नहीं दिखाई दे रहे हैं। समय बीत रहा है 3-4 साल का, और खासी महत्वपूर्ण जानकारियां इस रिपोर्ट में आई। पहली चीज तो ये कि कोरोना से पहले तक भारत के शहरी इलाकों में महिलाओं की हिस्सेदारी तेजी से बढ़ी थी रोजगारों में और काम में। इसके सरकारी आंकड़े भी उपलब्ध थे। 2012 के बाद 2012 से लेकर और 2018 तक गांव से शहरों में आने वाले लोग अब व्यक्तिगत रूप से नहीं आते थे, बल्कि परिवारों के साथ आते थे। और इसलिए हमने प्रमुख शहरों में गांवों से परिवारों को आकर उनको बसते हुए देखा, और जिसमें पूरा परिवार मिलकर काम करता था। यानी इनकम के 2 स्रोत होते थे, महिला भी और पुरुष भी काम करते थे। कोविड के बाद ये पूरी परिस्थिति बदली, परिवारों को वापस गांव में जाना पड़ा, और इसके बाद गांव में जो श्रमिकों की आपूर्ति में बढ़ोतरी हुई, और उसे देखते हुए अब इन महिलाओं में, जो महिलाएं शहरों में काम करना चाह रही थी, उन्हें अब बहुत ज़्यादा उम्मीद श्रम बाजार में नहीं दिखाई दे रही है। 2 वजह है। एक तो ग्रामीण इलाकों में लेबर की बहुतायत है, सप्लाई ज़्यादा है, इसलिए भी ग्रामीण इलाकों में इन्हें काम मिलने की उम्मीद नहीं है, और इसलिए ये आपको लगातार रूरल वेजेस की ग्रोथ रेट में दिखाई दे रहा है, जो या तो गिर रही है या स्टेबल है। दूसरी तरफ शहरों में नए रोजगार निकलना नहीं शुरू हुए हैं, और इसलिए भारत के शहरों से जो ग्रामीण इलाकों में जाने वाला धन था, जो रेमिटेंसेस थे, उनमें भी तेज गिरावट आई। और ये पूरा पहिया अब पूरा संतुलन भारतीय श्रम बाजार का, खासतौर से ग्रे कॉलर जॉब्स का, वो कोविड के बाद बिगड़ गया, वो ठीक होता नहीं दिखाई दे रहा है, और इसलिए अब कम मजदूरी पर काम करने की मजबूरी है। लेकिन सर, इसी तरह के कुछ आंकड़े असंगठित क्षेत्र को लेकर के अभी आज सामने है, वो क्या कुछ कह रहे हैं? ये भी चौंकाने वाले आंकड़े हैं। ताज़ा आंकड़े जो हमारे पास असंगठित क्षेत्र की नौकरियों को लेकर आए हैं, जो नेशनल NSO का जो ताज़ा सर्वे आया 2015-16 का, उसने ये बताया, के बाद का सर्वे है, उसने ये बताया है कि भारत के असंगठित क्षेत्र में पिछले 7 सालों में करीब 54 लाख नौकरियां गई हैं, 5.4 मिलियन। और ये नौकरियां, ज़्यादातर नौकरियां मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में गई हैं। अभी बिल्कुल उल्टी परिस्थिति है। हम एक तरफ देख रहे हैं, हमें लगातार सुनने को मिल रहा है कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग में निवेश होना चाहिए और मैन्युफैक्चरिंग की क्रांति होनी चाहिए, पर भारत के मैन्युफैक्चरिंग स्पेस में जो असंगठित क्षेत्र की छोटी इकाइयाँ हैं, जो छोटे मोटे सामान बनाती हैं देसी तकनीक के आधार पर, इनके ऊपर बड़ा असर पड़ा है। और इसकी 2-3 बड़ी वजह है। एक तो सबसे बड़ी वजह यह है कि
लागत बढ़ी है कच्चे माल की जो इसमें जिनका इस्तेमाल करते थे। दूसरी चीज़ आयात बढ़ा है, इंपोर्ट बढ़ा है, जिसके कारण सस्ता सामान इंपोर्ट होकर आ रहा है। और तीसरा ये कि ये कंपनियां जिनको आपूर्ति करती थी, जिन छोटी मझोली कंपनियों को आपूर्ति करती थी, उन्होंने भी अपने स्तर पर इनका उत्पादन शुरू कर दिया। और इसलिए ये इस पूरे सेक्टर में बेरोजगारी की बड़ी समस्या है। और वो बेरोजगारी की समस्या हमें ओवरऑल पूरे भारत के बेरोजगारी के आंकड़े में रिफ्लेक्ट होती दिखाई देती है।